आयन एक्सचेंज के डेली चार्ट पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। समझेंगे कि फ्रेश एंट्री के मौके कहाँ पे हमको देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक में सर। लेकिन सबसे पहले ये कवर अप कर लेते हैं कंपनी काम क्या करती है, बड़ी बेसिक में जिनको नहीं पता। आयन एक्सचेंज इंडिया एज ऑफ नाउ इसका काम है। अगर हम बात करें पहले, यानी कि पहले की बात करें, कंपनी बनी कब थी? 1964 में कंपनी बनी थी। और उस वक्त जब ये बनी थी एक सब्सिडरी कंपनी थी यूके बेस्ड कंपनी की। बाद में उस कंपनी ने क्या काम किया, अपना जो स्टेक था वो डाइल्यूट कर दिया और 1985 में ये प्योरली अगर हम बात करें इंडियन बेस्ड होली इंडियन कंपनी बन गई थी। ये बड़ा ही बेसिक में समझ में आ गया। अब जो ये कंपनी काम करती है जिस फील्ड के अंदर, वो है वाटर सेगमेंट के अंदर, यानी वाटर, अगर हम बात करें वाटर एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, ये इसका पहला काम है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ये दूसरा है। रिसाइकल ये भी है। एंड बाकी अगर हम बात करें तो कुल मिला के पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें, वाटर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, पैकेज ड्रिंकिंग, ये सारे सर्विसेज ये कंपनी देती है, फिर सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ ही में अगर हम बात करें जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, इस सेगमेंट की डिमांड खत्म नहीं होने वाली है। एज ऑफ नाउ की ही बात करें, वाटर की जो प्रॉब्लम्स है वो डे या फिर ईयरली बेसिस बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं कि सोर्सेस और बनते जा रहे हैं। तो ऐसे में इन कंपनीज की ज़रूरत पड़ने वाली है इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में। अब ये आपने समझा कि कंपनी को नई नहीं है, 40+ ईयर का एक्सपीरियंस है इस कंपनी के पास, प्लस इंडिया में भी इनकी अच्छी पकड़ है। इतने टाइम से कंपनी जो इंडिया में काम करी, तो अगर हम बात करें स्टेट वाइज की बात करें या फिर जियोग्राफिकल वाइज बात करें, तो इनके पास अच्छी इनके पास नॉलेज है कि कहाँ पे कैसे काम किया जा सकता है और कहाँ से इनको बिजनेस मिल सकता है। साथ ही में कंपनी की अगर हम बात करें साउथ ईस्ट के एशिया की बात करें, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, वहाँ पर भी कंपनी काम करती है, वो हम आगे समझेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें वाइड रेंज है, ये तो आपने देखा इनकी बिजनेस क्या है। अब इनकी क्लाइंट की अगर हम बात करें वो भी काफ़ी नोन है। सबसे पहले अगर हम बात करें टाटा ग्रुप को, ये इनके क्लाइंट है। वेदांता, रिलायंस, एनटीपीसी, ओबेराय होटल एंड उसके बाद बाकी मैनी मोर। तो कुछ बड़े नाम ये हैं इस कंपनी के क्लाइंट हैं। जैसे कि हमने बात की, सेगमेंट ही ऐसा है, इसकी डिमांड खत्म नहीं होने वाली, बढ़ने वाली है। आगे अगर हम बात करें तो कंपनी ड्राइव्स 38% जो इसका रेवेन्यू आता है वो कहाँ से आता है? एक्सपोर्ट से। और बाकी जो रिमेनिंग है वो आता है इंडिया से, ये आप समझ पा रहे हैं। और इसकी जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनी हुई है वो है एशिया, जहाँ एक्सपोर्ट करती है बाकी सारी चीज़ों को। बाकी यूएसए, यूके, यूरोप, कनाडा में भी इसकी प्रेजेंस बनी। तो ओवरऑल 38% एक्सपोर्ट से, बाकी सारा रेस्ट इंडिया से आता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इस कंपनी ने पिछले 4 क्वार्टर में या फिर पिछले साल में कैसा काम किया है। वो नंबर्स के फॉर्म में आपको दिख जाएंगी। तो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्स। ये आप देख लीजिए सेल्स इसकी कैसे रही है चारों क्वार्टर में। बाकी नंबर्स आप यहाँ लिखे हो, आपको देखने को मिल जाएंगे। 314 से 496 है, यानी चीज़ आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें 36, 40, 43, 95 चीज़ें बढ़ रही है जो पॉजिटिव है में। वही नेट प्रॉफिट की बात करें 24, 27, थोड़ा यहाँ डिप्स, एक सेकेंड यहाँ डिप ज़रूर था, लेकिन उसके बाद चारों क्वार्टर में जाके 83 पहुंच गया। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि पिछले साल तो इस कंपनी ने अच्छा काम किया। अगर हम बात करें ईयरली बेसिस पर तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। 19 से लेकर मार्च 22 तक का डेटा आपके सामने है। और ऐसे में सबसे पहले अगर हम बात करें इस कंपनी के सेल्स के बारे में, सेल्स कैसी हुई है वो आपको ये चीज़ बता रही है। बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे। जो 1162 CR के आसपास था वो अभी हो चुका है 4 साल के बाद 15 के आसपास। तो आप समझ रहे 1500+ क्रॉस कर चुका है, जो आपको अच्छी चीज़ बता रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 109, 139, 207, 213, तो ये भी बड़ा है, डबल हो चुका है, डबल से ज़्यादा। वही अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट 65 से 163, ये भी हो चुका है। तो आपने क्लियरली देखा ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस पे इस कंपनी का काम अच्छा किया, अच्छे नंबर दिखाएं। बाकी चीज़ क्लियर यहाँ हो जाएंगी, किस रफ्तार से, किस परसेंटेज से इसमें ग्रोथ आ रही है। सेल्स ग्रोथ की अगर हम पहले बात करें 5 साल की अगर पहले बात करें 12%, यहाँ पर आपको डिप देखने को मिले पिछले 1 साल में। बाकी इस 1 साल के बाद जब ये चीज़ें वापस से रिकवर होंगी, लेट्स सी, होप है ये है कि ये कंपनी अच्छा ही करेगी। बाकी प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो हमने वहाँ पर भी देखा कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। किस ग्रोथ से बढ़ रही है? 33, फिर 45 और 47 चीज़ें आपको अब जाते हुए नज़र आ रही है। ROE एंड ROC की ऊपर भी बात करें अगर, तो इसका आपको सारी चीज़ें अच्छी ही नज़र आएंगी। 21 था इसका ROE 5 साल पहले, फिर 23 और 26 इंप्रूवमेंट के स्टेज में है। 28 था इसका ROC, फिर 30 और 34। तो ये भी आपको क्लियरली बता रहा है कि चीज़ें अप ही जा रही हैं। इन सब के अच्छी सी बातें के बाद ये देख लेते हैं कि प्रमोटर के पास कितना है। ऑनली 27%, जो इसका एक वीक हैंड जो है इस कंपनी में, जो अभी वीकनेस है कि प्रमोटर के पास कम है 27% के आसपास। तो बाकी की होल्डिंग किसके पास है? वो है FIs के पास, ओनली 2%, नॉट इवन 3%। DIs की बात करें 9 के आसपास।
बचा जो रिमेनिंग वो गया सबके पब्लिक के पास, यानी पब्लिक इसमें एज ऑफ नाउ सबसे ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रही है या फिर उनको भरोसा है। ये आपको डेटा बता रहा है, रिसेंट का डेटा है। बाकी प्रमोटर के पास जो 27% है उसमें से कोई भी उन्होंने कोई प्लेज नहीं रखा, ये अच्छी बात आपके लिए। ओवरऑल अगर हम देखें प्रमोटर के पास थोड़ा ज़्यादा होते तो ठीक था, अगर FISDS के पास और ज़्यादा होता तो भी ठीक था, लेकिन ये थोड़ा सा वीक इसीलिए बोला। अभी तक जो वीक नज़र आया हमें ये है इसका शेयरिंग पैटर्न। बाकी FISDS के बाद कुछ म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन 2 ही किए हैं। एक है फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया, दूसरा है निपॉन इंडिया। और कितना किया? नॉट इवन 2%, 1.5% के आसपास। तो फ्रैंकलिन ने किया, निपॉन ने सिर्फ 0.5% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ज़्यादा ये जो स्मार्ट मनी है उनको वो अभी एज ऑफ नाउ इसके ऊपर बुलिश है नहीं। वीडियो में हम आगे बढ़े, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल है अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं वह एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। अब हम चलते हैं यहाँ डेट है इस कंपनी के पास 30 CR के आसपास, उसी के कंपैरिजन में है डेट कैश की बात करें तो 486। तो कंपनी वर्चुअली आप कह सकते हो कि डेट फ्री है, कंपनी चाहे तो इजीली डेट फ्री हो सकती है, वो आपके सामने है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैल्यूशन 2887, यानी काफ़ी छोटी इसकी मार्केट कैप एज ऑफ नाउ है, ये आप क्लियरली देख सकते हो। 2800 करोड़ के आस 2800 नहीं 2887 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.5% डिविडेंड देती है आपको। इंडस्ट्री की पी चल रही है 29, यानी इंडस्ट्री में भाव चल रहा है 29 और ये स्टॉक आपको मिल रहा है 17 के आसपास। अभी आपको जिस तरह से मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है 8 महीने से, तो इसमें भी वैसा आप मूव आया नहीं है, अब आने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में अच्छे वैल्यूएशन के आसपास दिख रहा है। EPS भी आप देखेंगे तो अच्छा 110 प्लस है, जो एक मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार है। तो वीकनेस कहीं भी नज़र नहीं आई है। बाकी आप चार्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो ये आप देख लीजिए, ये है इसका एक चार्ट, 1 डे का चार्ट लगा हुआ है और रफली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे जाके इसने एक जो लो लगाया था फर्स्ट डे उसी के आसपास तक जाने की कोशिश की और बाकी यहाँ जिगजैग के फॉर्म में धीरे करके जो ये बॉक्स था ना, ये हाइज और लो को हम मिलाए, यहाँ से बाहर निकल चुका है इस कैंडल में और ब्रेकआउट्स में हो चुका है। रफली अगर हम इसको 1 मिनट ऐसे करें, अब आप देखिए ये जो प्राइस निकल के आ रहा है रफली बात का 1900 के आसपास और यहाँ से ब्रेकआउट होके ये 2000 गया, यानी 100 रुपये और ऊपर गया, क्लोजिंग मिली है 1975 के आसपास। अब ऐसे में मंडे को ट्यूसडे को सबसे पहले यहाँ से 3 केस निकल के आता है। जिनके पास है वो क्या करें, जो लेना चाहते हैं वो क्या करें और फ्रेश बाइंग क्या करें, एवरेजिंग क्या करें, कहाँ करें। तो सबसे पास जिनके पास है अब तो आपको बेचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये आपको दे के जाएगा अच्छा प्रॉफिट। ठीक है, ये ऐसी कंपनी एज ऑफ नाउ के फंडामेंटल के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से इसको रखा जा सकता है लंबे समय के लिए, पहली चीज़। दूसरी अगर हम बात करें फ्रेश बाइंग के लिए, ये डेफिनेटली जिस लेवल को इसने ब्रेक किया है यहाँ पर, 1 मिनट, इस लेवल को ब्रेक किया तो एक बार टेस्ट करने जरूर आ सकता है। एक छोटी सी हो सकता है आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में या फिर आर्ली के टाइम फ्रेम में कुछ रेड कैंडल्स मिले। अगर वापस आपको 1900 के आसपास से मिलता है या 1900 बिलो, तो उन लेवल के आसपास हम इसको अपने रडार पर रखेंगे फ्रेश लॉन्ग साइड के लिए। अभी इसमें शॉर्ट देखना बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में ये ब्रेकआउट हुआ है तो रीटेस्ट करने के लिए आएंगे तब हम इंटरेस्टेड रहेंगे, अदरवाइज ये लेवल भी अगर आपको डेफिनेटली आपको डिप तो मिलेगा। ये जो प्राइस अभी ब्रेकआउट के बाद इसमें चांसेस काफ़ी हाई है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि यहाँ से अच्छा मुनाफा आपको बना के दे सकता है। क्विक टाइम है क्योंकि जितना इसने टाइम यहाँ बिताया, इस हर एक कैंडल 1 डे को है और अब जाके इस बॉक्स से निकल के प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ये नए हाई की तरफ बढ़ चुका है। तो फ्रेश लेवल आपके सामने 1900 बेस्ट लेवल है। जिनके पास है होल्ड, फ्रेश बाइंग 1900, एवरेजिंग के लिए भी 1900 या फिर करंट प्राइस पर भी आपको लेना चाहे तो ले लीजिए, लेकिन थोड़ी सी अप मूव के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वही हमको मौका ढूंढना है। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर अप करने की कोशिश की, प्लस वॉल्यूम में भी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी आपको बढ़ी हुई नजर आ रही है। MACD आप देखेंगे तो वो भी आपको बाई के सिग्नल ही दे रहा है। और अगर हम देखें तो 71 के आसपास RSI अभी आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है, इसीलिए अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है वो एक एंट्री का परफेक्ट मौका हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच।